बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हमें कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास का पहला पाठ पढ़ेंगे। आओ ध्यान से पढ़ते हैं। पहला पाठ है संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। दोनों बच्चे अपनी माँ की मदद कर रहे हैं साफ़ सफाई में, जैसा कि आप भी करते हो। इन सभी चीज़ों को देखो। कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। ये चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाती हैं। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। तो बच्चों, संसाधन का पहला प्रश्न, संसाधन की परिभाषा है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। अगला स्टेंजा देखिए। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, बिजली का, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे एक संसाधन है। अर्थात बच्चों, जो हम उपयोग में कोई भी चीज़ काम में लाते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा संसाधन कहलाता है। अगला स्टेंजा देखिए। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अर्थात पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। ये वस्तु संसाधन कैसे बनती है? अम्मा ने बच्चों को बताया कि उस समय संसाधन बनती हैं जब उसका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग और उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। तो बच्चों प्रश्न ये पूछा जाए, क्या संसाधन मूल्यवान होते हैं? तो हाँ, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे हम किसी वस्तु का मूल्य चुकाते हैं तो आर्थिक मूल्य हो गया। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। कोई धातु खरीदते हैं तो हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। अगर आप प्राकृतिक का सुंदर नज़ारा देखते हैं आकाश में तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आइए अब अगला स्टेंजा देखते हैं। इसमें हिंट में दे रखा है, प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का उपयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। तकनीकी समय जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, यानी लोग अलग अलग लोगों के द्वारा भी काम में लाया जाता है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज तथा आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति तथा अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। जब पहिए के आविष्कार से अनंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहने वाले जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। बच्चों, बिजली किससे बनाई जाती है? जल से। टरबाइन लगा करके ऊंचाई से गिरा करके और उससे बिजली उत्पन्न की जाती है, तो वो क्या बन गया? हमारा एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया।
संसाधन के प्रकार। सामान्य संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। बच्चों, संसाधन के कितने प्रकार हैं? हमारा अगला प्रश्न ये बन जाता है, संसाधन के मुख्य निम्न प्रकार हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक संसाधन क्या है? आइए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी हमें परमात्मा की दी हुई वस्तु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपाय हैं, जिसका हमें कोई मूल्य नहीं देना पड़ता और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न समूह में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। उपयोग के आधार पर नंबर 1 वास्तविक संसाधन, नंबर 2 संभाव्य संसाधन। अब वास्तविक संसाधन क्या है? वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, जिसका हमें भंडार का पता होता है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, यानी जिसकी मात्रा का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते और इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस संसाधन का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। यूरेनियम लद्दाख में पाया जाता है, जो हमारा ठंडा बर्फीला क्षेत्र है बच्चों, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, परंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। जैसे नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के उपयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पवन चक्की यानी हवा से पंखे चलाए जाते हैं और उससे टरबाइन घूमने से बच्चों बिजली बनती है, जिसको हम कहते हैं पवन ऊर्जा। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। पवन ऊर्जा के कहाँ देखे जा सकते हैं? तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर किसी चीज़ के उत्पन्न होने पर अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। बच्चों, आपको ये पता ही है, निर्जीव जो पानी, सांस, खाने पीने की जिसकी आवश्यकता नहीं होती, और जैव पदार्थ वो हैं जिनको पानी, खाने पीने इत्यादि की आवश्यकता होती है। सजीव और निर्जीव आपको पता है। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन हैं। मृदा, मिट्टी, चट्टानें और खनिज, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला, खनिज, अभ्रक। परंतु पेड़ पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब प्राकृतिक जो संसाधन है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। बच्चों, ये एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा फिर उनकी उत्पत्ति जल्दी हो जाती है। जैसे मान लो हमें इन्वर्टर है, हमारा बिजली का इन्वर्टर का चार्ज पूरा होने पर उसको हम दोबारा चार्ज कर लेते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन है बच्चों। मोबाइल फ़ोन की बैटरी है, डिस होने के बाद हम उसको दोबारा रिचार्ज करके नवीनीकरण कर लेते हैं। उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। बच्चों, आजकल हम ज़्यादा लापरवाही से मृदा अपरदन और वनों को काट रहे हैं, जिसका हमारी प्राकृतिक जलवायु पर असर पड़ रहा है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधनों प्रतीत होता है, किंतु जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। बच्चों, आने वाले समय की हमारी समस्या जल की समस्या है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास घरों में भी जल का उपयोग से ज़्यादा वेस्टेज ज़्यादा करते हैं।
तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए और प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आइए अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, यानी कि जो समाप्त होने के बाद दोबारा हमें नहीं मिल सकते। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कोयले के सीमित खाने थी, पेट्रोलियम भी हमारे देश में एक दो जगह मिलता है। तो बच्चों ये सीमित संसाधन है, ये समाप्त होने के बाद हमें वो वस्तु कहीं दूसरे विदेशों से मंगवानी पड़ेगी। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक और स्थानिक हो सकते हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर भी दो भागों में हैं, सर्वव्यापक, स्थानिक। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, वायु सब जगह पाई जाती है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक माने सब जगह उपलब्ध हो। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा और लौह अयस्क। ये इनकी खाने पूरे देश में गिनी चुनी है बच्चों। तांबा हमारे आसपास कहाँ मिलता है, जैसे राजस्थान के खेतड़ी में तांबे की खान है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। असमान माने बराबर नहीं है, वितरण माने बंटवारा। प्राकृतिक संसाधन भी बच्चों हमारी जलवायु, ऊंचाई, भूभाग उस पर निर्भर करता है। आइए अगला हम स्टेंजा पढ़ते हैं। मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित से पता है बच्चों, मानव माने मनुष्य से, निर्मित माने बनाया हुआ संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं, जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं और मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। बच्चों देखो, लोहे का उपयोग हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा है। अगर मनुष्य लोहे को अपने जीवन से निकाल दे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, निरस हो जाएगा। तो लोह इस्पात हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी के समान है। अगला है मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है और लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। बच्चों देखिए, ये नीचे तस्वीर है, इसमें दिखा रखा है सूखे के कारण फसलों का विनाश। क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? यानी कि हमारा अत्यधिक पानी का उपयोग करने से पानी खत्म हो गया, सूखा पड़ गया। हाँ, क्यों नहीं। फिर इसके बाद नीचे ये महिला बता रही है, यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल पाए। अब नीचे अगला स्टेंजा पढ़ेंगे बच्चों। संसाधन संरक्षण। संसाधन होता है जो मनुष्य अपने काम में लाता है और संरक्षण माने बचाव। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने कहा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उससे पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ ये हो सकता है यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं होते हैं। नवीकरणीय संसाधन के प्रति अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो ये समस्या हमारे भी आ सकती है, तो भी बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो चुके हैं। राजू ने पूछा, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उसके नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। बच्चों हमारा प्रश्न है, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं?
संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उनके नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने के लिए की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये सतत पोषणीय विकास की परिभाषा है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अनंततः यह एक भिन्नता बताता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र, अर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। उन्होंने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना है और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना है, तो यह एक बहुत अच्छा कार्य है। यानी प्राकृतिक की वस्तुओं का ही उपयोग करना, बेकार न करना। जेसी ने कहा, मैं बहुत सतर्क रहूँगी और कागज़ व्यर्थ न हो, इसलिए उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाता है। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो, विद्युत यानी बिजली व्यर्थ न हो। जब बच्चों हमारे घर में बिजली की आवश्यकता न हो तो हमें स्विच ऑफ कर देने चाहिए। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। अगर हम इसी मोना की तरह जल को बचाएंगे तो हमारा आने वाली पीढ़ियाँ के लिए ये संसाधन बच के रह सकते हैं। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उसके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्रों की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो बच्चों, आओ हम देखते हैं कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को हानि को कम से कम किया जाए। तो बच्चों, हमारा ये पाठ है, ये ध्यान से पढ़ना। हम प्राकृतिक संसाधनों का बचाव कैसे कर सकते हैं, उसमें कैसे योगदान दे सकते हैं, पढ़ें। धन्यवाद।